हाँ जी, वेलकम बैक टू गो लाइव क्लासेस एक्सेल एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है, अभी तक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स आप तक डिलीवर होते रहे हैं। आज भी हम इंग्लिश सब्जेक्ट का फर्स्ट क्लास यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट ही केवल कवर करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इंग्लिश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आज भी हम बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करेंगे। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे भी आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, हर एक वीडियो बेसिक लेवल से स्टार्ट है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शायद आपकी मिस हो जाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक पहुँचाएंगे अपने इम्पोर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स जो कि मददगार साबित होंगे आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, हम सभी को पता है। लेकिन इंग्लिश में ग्रामर समझना ही नहीं, उसको अच्छे से पढ़ना ही नहीं, लेकिन उसको फॉलो करना ही नहीं, ग्रामर को रटना ही नहीं, ग्रामर को केवल और केवल अच्छी दृष्टि से देखना, यानी कि हर एक कॉन्सेप्ट को समझना। तभी हम एक ग्रामर में अपनी पकड़ बना सकते हैं। यानी कि ग्रामर में हर एक चीज़ वैल्यूएबल है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो कोई वर्ब हो, या चाहे वो कोई भी इवेंट हो जिसमें हम पास्ट के बारे में बता रहे हो, फ्यूचर के बारे में बता रहे हो, प्रेजेंट के बारे में बता रहे हो। हर एक वर्ड में अपने आप एक ग्रामर है कहीं ना कहीं, और उस ग्रामर के कॉन्सेप्ट को समझना ही हमारा काम है। तो ग्रामर लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए और यकीन मानिए ये ग्रामर बहुत इजी है अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, तो मोस्टली कैंडिडेट्स का आंसर होगा 26। बिल्कुल गलत। 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? वर्णमाला। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला, यानी कि वर्णों की माला, लेटर्स की माला। यानी कि कंप्लीट शब्द ही एक अल्फ़ाबेट होता है। इसलिए इंग्लिश में केवल एक अल्फ़ाबेट होता है। इसके बाद हम बात करें लेटर्स, तो लेटर्स होते हैं 26, वी ऑल नो, ए टू जेड। उसके बाद हम बात करें वॉवल्स होते हैं आपके स्वर, वो होते हैं 5। वो कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। फिर उसके बाद होते हैं कॉन्सोनेंट, जो कि हिंदी में बोले जाते हैं व्यंजन, और ये कितने होते हैं? 26 माइनस these 5, यानी कि 21 होते हैं आपके कॉन्सोनेंट। तो ये तो आपका हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब चलिए हम ग्रामर को कुछ समझना स्टार्ट करते हैं लेवल वाइज। अब देखिए, पहला लेवल हम ले लेते हैं और टाइम का। अब देखिए, जैसे कि हम टाइम में बात करें, अगर हम टाइम में बात करते हैं तो टाइम, सपोज करिए टाइम हुआ है 6:15, रात का या सुबह का डजेंट मैटर, बट टाइम अभी क्या है? 6:15 है। ठीक है ना, एम है ना पीएम है, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है। ठीक है, एम पीएम तो आपको ये बताता है ना कि मॉर्निंग का है या फिर इवनिंग का है, लेकिन हमें अब एक कॉन्सेप्ट का पता करना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर इस टाइम को हमें ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन में शो करना है तो हम कैसे करेंगे? मिनट, पास, आवर। यानी कि हम कह सकते हैं मिनट के नीचे क्या? 15 मिनट पास, आवर में 6, 15 मिनट पास 6, यानी कि 6:15 बीत चुके हैं। क्योंकि 15 मिनट तो क्या हो चुके हैं ना, तो जो हो चुका है यानी कि वो बीत चुका है। तो 15 मिनट पास 6। अच्छा, 15 को क्वार्टर भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्वार्टर पास 6 भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम बात करें 4:30, तो हम कह सकते हैं मिनट पास आवर, यानी कि 30 मिनट पास 4। और 30 को हम हाफ भी कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाफ पास 4। तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब हम उस टाइम की बात करते हैं जब टाइम, जो अपकमिंग टाइम है। अब अपकमिंग टाइम में एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। अब हम टाइम का
7:45 7:45 यानी कि जो नेक्स्ट आवर है वो कितना है 8, यानी कि 7 के बाद क्या बजने वाला है 8, और अभी टाइम कितना हुआ है हिंदी में बोले तो 7:45, 7:45 के बाद क्या बजेगा 8 बजेगा। अब ये कैसा टाइम है, अपकमिंग टाइम है। अगर अपकमिंग टाइम है तो इसको भी हम कैसे करेंगे, मिनट टू आवर। वहाँ पे हमने पास्ट यूज़ करा था, यहाँ पे बजने वाले हैं, यानी कि हम 2 का यूज़ करेंगे। अब मिनट के नीचे तो क्या लिखेंगे 45 मिनट टू 7, तो गलत हो जाएगा क्योंकि 45 मिनट टू 7 तो है ही नहीं। यहाँ पे टाइम कितना है 15 मिनट टू 8, 15 मिनट टू 8, यानी कि 15 मिनट बचे हैं 8 बजने में। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अब जाके क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही 15 को हम क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर। तो हम ये भी कह सकते हैं क्वार्टर टू 8, अपकमिंग टाइम में 2 और बीते हुए टाइम में 5। और ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि 4:30 तो क्या होगा 4:30। अब इसको अगर अपकमिंग टाइम में लेना है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 4:30, इट्स 4:30, यानी कि 5 बजने में भी आधा घंटा कम है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 मिनट टू 5। अगर यहाँ पे 6:45 होता तो क्वार्टर टू 7, क्वार्टर टू 7, यानी कि 7 बजने में क्वार्टर बाकी है, 15 मिनट बाकी है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम कुछ चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। देखिए जैसे कि ग्रामर में आप सभी को पता है क्या होता है, एक वाक्य होता है और वाक्य से ही हमारा काम बढ़ जाता है, यानी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। तो एक सेंटेंस ही हमारा काम बढ़ा देता है। अब इस सेंटेंस का ज़रा सा हम आज ऑपरेशन करते हैं। तो सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस एक शब्दों का समूह होता है जो एक मतलब की वाक्य बताता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक मीनिंगफुल सेंस आर कॉल्ड सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक मीनिंगफुल सेंस आर सेड टू बी सेंटेंस, यानी कि शब्दों का समूह जो एक मतलब का वाक्य बताता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स में क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद होता है वर्ब, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। बहुत इजी वे में समझेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का। अगर मैं बोलूँ आई तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, यानी आई में अकेला मैं ही हूँगा, तो मैं क्या हुआ फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बात करूँ यू तो यू में मैं अपने से सामने वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट, और सेकंड यानी कि सेकंड पर्सन। अब मैंने बोला ही, अब जब मैं बोलूँ ही इज़ अ स्मार्ट बॉय तो मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि मेरे और आपके बीच में अवेलेबल नहीं है, बट वो है। और वो कौन है, वो ही है। अगर वो ही है तो वो क्या हुआ थर्ड पर्सन। तो आई थिंक आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, नाउन क्या होती है संज्ञा, या तो प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन क्या होता है सर्वनाम, या फिर हो सकता है जिरेंट, जिरेंट क्या होता है विषयबोधक। अब चलिए हम सबका एक एक एग्जांपल लेते हैं। नाउन की अगर बात करें तो राम इज अ गुड बॉय। प्रोनाउन की बात करें तो ही इज अ गुड बॉय। अब जिरेंट की बात करें और मैं यहाँ पे लिखूँ इज अ गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट, इज अ गुड हैबिट। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा वर्ड ना तो नाउन हो, ना तो नाउन हो, ना तो प्रोनाउन हो, बट फिर भी वो सब्जेक्ट हो, फिर भी वो क्या हो सब्जेक्ट हो, करता हो। यही मेन है यहाँ पे जिरेंट्स का टॉपिक। जिरेंट्स क्या होता है विषय बोधक, यानी कि आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट रख दीजिए, विषय रख दीजिए। विषय क्या हो सकता है रीडिंग, और अब बन गया सेंटेंस रीडिंग इज अ गुड हैबिट। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होंगे, जिरेंट्स भी सब्जेक्ट के रूप से आ सकते हैं। और जिरेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि स्टैंड है आईएनजी लगा, कि जो भी शब्द है जिसके पीछे आईएनजी लग जाता है और वो कॉन्टिन्यूस में शो होते हैं, वो सारे के सारे ही आपके जिरेंट्स हैं। तो आई होप कि आपको कुछ बातें क्लियर हुई होगी यहाँ से। अब देखिए जो हमारा वर्ब है, वर्ब हमें पता है एक तो हमारी सहायक क्रिया होती है और एक हमारी मुख्य क्रिया होती है। वर्ब यही होता है, एक तो सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया वो क्रिया जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करेगी, जैसे कि आई एम अ बॉय,
एम क्या है, एक सहायक क्रिया के रूप में है। ही वॉज देयर, ही देयर अगर मैं बोलूँ ही देयर तो कुछ सेंस बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन मैं बोला ही वॉज देयर, वह वहाँ पर था, तो वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इज, एम, आर, वॉज, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और वहीं पे अगर हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब तो बहुत आसान है, जो भी क्रिया हो रही है वही हमारी क्या है, मुख्य क्रिया, यानी कि स्टैंडिंग, लाफिंग, ईटिंग, ऐसा कुछ भी हो रहा है ना जिसमें एक क्रिया हम देख सकते हैं, वो क्या है, वो मुख्य क्रिया। ये जिस क्रिया के बारे में बताया गया हो, वो सो रहा है, वो जाग रहा है, वो खेल रहा है, वो रो रहा है, सारी की सारी क्या है, मुख्य क्रिया है। तो आई होप कि आपको अभी तक सेंटेंस के पार्ट में सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा और वर्ब क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पे जब भी हम पढ़ेंगे, अभी हम केवल और केवल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, हम केवल और केवल लेआउट पार्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें ही सीक्वेंस में चलने वाली, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कि आपकी मिस होएगी। यहाँ पे सिलेबस में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आउट ऑफ टॉपिक आपको पढ़ाई जाएगी। तो सारी की सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होंगी एंड आपके स्टडी में, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। चलिए अब हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में हम कुछ मार्क्स का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क, एस्टेरिस्क, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फुल स्टॉप। तो ये कुछ साइंस है। इन साइंस के ही टॉपिक को कहा जाता है पंक्चुएशन। इन साइंस के ही टॉपिक को कहा जाता है पंक्चुएशन। यानी कि जो हम मार्क यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में अपनी चीज़ों को व्यक्त करने के लिए, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, वो क्या है, पंक्चुएशन है। अब पंक्चुएशन की अगर हम बात करें, पंक्चुएशन की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का हम सभी को पता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का हम सभी को पता है, इन्वर्टेड कोमा डायलॉग की फॉर्म में लिखने के लिए होता है। जैसे कि मैंने बोला मैं कल फिर आऊँगा, तो मैंने बोला आई विल कम टुमारो अगेन, आई विल कम टुमारो अगेन। तो ये मेरा डायलॉग था, ये मेरा ही डायलॉग था, मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा, लेकिन ये बोला गया है किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा। यानी कि उसने बोल दिया सर सेट आई विल कम टुमारो अगेन। यानी कि ये मेरा डायलॉग था, इस व्यक्ति ने मेरे ही डायलॉग को एज इट इज रख दिया इन्वर्टेड कॉमा में। तो इन्वर्टेड कॉमा का यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद ही हमें पता है कॉमा का यूज किस लिए होता है, जैसे किसी भी चीज़ को आपको कंटिन्यू में रखना है, यानी कि कंटिन्यू रखना है, उसमें फुल स्टॉप नहीं देना है और एंड का यूज नहीं करना है। जैसे कि आई लाइक फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, आइसक्रीम एक्सेट्रा। यानी कि मैंने कहीं पे एंड का यूज करा, बिल्कुल नहीं करा। तो कॉमा का जो काम है वो यही होता है, एक सेंटेंस को कंटिन्यू मोशन में लेके जाने के लिए। तो आई थिंक कि आपको ये भी क्लियर होगा। अब फुल स्टॉप तो हम सभी को पता है, किसी भी बात को कंप्लीट हो गई तो उसके आगे फुल स्टॉप, जैसे आई एम अ बॉय, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ही वॉज देयर, फुल स्टॉप लगा सकते हैं, तो बात कंप्लीट हो गई। लेकिन यहाँ पे एक साइन बचा है, वो है हमारा एस। अब ये क्या है, ये एक स्टार टाइप का होता है, और स्टार टाइप का देखिए आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। अब जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे देखिए कई बार ना कुछ फील्ड दी गई आती है आपको, जैसे कि आपको बोला गया होता है भी आपका नेम क्या है। तो नेम के आगे कभी भी गौर करिएगा, यहाँ पे रेड कलर का एक मार्क होता है, फिर DOB, यहाँ पे पूछा आपकी ईमेल। अब देखिए इस मार्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे ये मार्क आपको दिखेगा, एसेस मार्क जहाँ पे भी आपको दिखेगा, आपको वो फील्ड भरना मैंडेटरी है, यानी कि आप उस कॉलम को नहीं छोड़ सकते। अब जैसे कि यहाँ पे ईमेल में मैंने एसेस मार्क का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि ईमेल क्या है, ऑप्शनल है, आप इसको भर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप भरना चाहे तो भर दीजिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका एसेस मार्क। तो ये थे आपके पंक्चुएशन के टॉपिक जो हमने कवर करे सेंटेंस को समझते, और सेंटेंस के बारे में हम बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे, सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है
सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी रहती थी, वो क्या थी, सेंटेंस के बाद हमने पढ़ा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद पढ़ा हमने वर्ब, वर्ब के बाद हमने पढ़ लिया साइंस, जो कि हमें यूज़ करने पड़ते हैं। एक्सक्लेमेटरी का भी सभी को पता है, सर्टेन इमोशंस के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है यही से पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है हमारा। पार्ट 2 कहने का मतलब ये, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उसने मुझ पर पत्थर फेंका, ये क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं बोलूँ उस द्वारा पत्थर मुझ पर फेंका गया, तो ये कैसा है, बात तो वही है बट घुमा फिरा के बोली गई है, तो ये होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई होप कि अब आपको सेंटेंस के जो पार्ट्स है उसका लेआउट तो मिल चुका होगा। चलिए फिर हम आगे और वीडियो लेक्चर आपको डिलीवर करते रहेंगे, और इस पूरे टॉपिक को हम सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे, और भी जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन सभी के टॉपिक को भी हम सीक्वेंस वाइज कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।